हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप लोगों को पिछला जो वीडियो था हमारा जिस पर हमने बात करी थी संज्ञा टॉपिक के ऊपर, वो आप सभी लोगों को समझ आया होगा और जिस उद्देश्य से आप उस टॉपिक को देख रहे थे या वो लेसन को पढ़ रहे थे वो आप लोगों का उद्देश्य ज़रूर पूरा हुआ होगा। उसी सीरीज़ में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो है वो क्या है, प्रोनाउन। जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी आपको कहा था, हम जब भी बात करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश का, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच की जब भी बात करेंगे हम सबसे पहले क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वो हैं नाउन और प्रोनाउन। ऐसा क्यों है? जैसा मैंने आपसे कहा था, यूजुअली हम सेंटेंस को शुरू करते हैं किससे? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि हम लोग जब बात करते हैं संज्ञा की तो संज्ञा को आइडेंटिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि एज फार एज कंसर्न एग्जाम ऑफ रीट हम लोगों को नाउन का क्या दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है। हमसे पूछा जाता है इस दिए गए वाक्य में दिया गया शब्द संज्ञा है या नहीं है, ठीक है। और उसको आपको पहचानने के हम लोगों ने कई सारे तरीके बात किए थे कि यदि कोई शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिया गया है तो वो संज्ञा हो सकता है। विशेषण विशेषता बताता है तो संज्ञा के साथ सामान्यतया आपको विशेषण मिल रहा था, डिटर्मिनर्स के साथ आपको सामान्यतया संज्ञा मिल रही थी, ठीक है। कुछ प्रत्यय थे जिन्होंने संज्ञा को बना के हमें दिया था। अगर किसी शब्द के अंत में वो प्रत्यय लग रहे हैं इसका मतलब वो शब्द क्या बन रहे थे दोस्तों? नाउन बन रहे थे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को उससे बहुत कुछ याद हो गया होगा। आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन यूँ देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी भाषा में जाते हैं तो प्रोनाउन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। रीट की जब बात की जाए तो प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक एक या दो प्रश्न प्रोनाउन के देखे गए हैं परीक्षा में इससे संबंधित, वो किस प्रकार के हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक हम लोगों का जो कि है प्रोनाउन। देखिए क्या कहता है ये टॉपिक हमें। हम बात कर रहे हैं टॉपिक प्रोनाउन पर। क्या होता है दोस्तों प्रोनाउन? तो प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम के नाम से आप जानते हैं। प्रोनाउन जो है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? उसे हिंदी में हम लोग क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? सर्वनाम के नाम से आप उस टॉपिक को जानते हैं। सर्वनाम का अर्थ हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और वही परिभाषा हम यहाँ देखें, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। हिंदी बात करें, प्रोनाउन वह शब्द है जिसे हम संज्ञा के बजाय, इंस्टीड ऑफ, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? के बजाय, ठीक है। प्रोनाउन वो शब्द हैं जिन्हें हम किसके बजाय काम में लेते हैं? किसके बजाय काम में लेते हैं? संज्ञा के बजाय, संज्ञा के स्थान पर कार्य में लेते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अ प्रोनाउन में बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जैसा कि नाउन भी सब्जेक्ट बन रहा था किसी सेंटेंस का, एज द ऑब्जेक्ट, सॉरी, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आप इसे उपयोग में ले सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं, और इट में बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जिन जिन तरह से आपने संज्ञा का प्रयोग किया था वो सभी तरीके से आप किसका प्रयोग कर पा रहे हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर पा रहे हैं। सर्वनाम में सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास जो है वो क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो हैं वो फिक्स्ड हैं, मतलब निश्चित है, ठीक है।
What is the need of a pronoun? Another question arises. आपको सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है? सर्वनाम पढ़ ही क्यों रहे हैं हम? जब हम कह रहे हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम किन के बजाय करते हैं? संज्ञा शब्दों के बजाय, तो संज्ञा ही काम में ले लीजिए ना। क्यों सर्वनाम बना दिया गया और हमारे लिए एक और टॉपिक बना दिया पढ़ने का कि सर्वनाम पढ़ो? देखिए दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक भाषा जो होती है, एक लैंग्वेज जो होता है, वो लैंग्वेज हमेशा अवॉइड करता है। वो लैंग्वेज हमेशा क्या करता है? अवॉइड करता है। किसे अवॉइड करता है? मोनोटोनियस लैंग्वेज। मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। मोनोटोनी का मतलब होता है एक रूप नहीं चलनी चाहिए, एक जैसी स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ही शब्द जो है वो बार बार नहीं आना चाहिए। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी ने पर्यायवाची पढ़े थे। हिंदी के हम लोगों को पर्यायवाची पढ़ाए गए, जल, लंबू, तोय, सिर, सलिल, नीर। ठीक है, किसके लिए? पानी के लिए। आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग जो घर पर जब पानी मंगाते हैं तो कहते हैं मम्मा सलिल लाना, बहना नीर पिला देना? क्या आप ऐसा प्रयोग में ले रहे हैं? नहीं, आप पानी ही प्रयोग में ले रहे हैं। लेकिन फिर आप लोगों को उन शब्दों के सिनोनिम या उन शब्दों के पर्यायवाची क्यों पढ़ाए गए? ताकि यदि आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उस भाषा पर्टिकुलर में, तो आप बार बार एक ही शब्द का प्रयोग ना करें, आप उन शब्दों को रिप्लेस कर लें, आप उन्हें बदल लें, और ये भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। करेक्ट। और यही चीज़ हमें करनी है किसके साथ में भी? संज्ञा के साथ में भी। तो टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, संज्ञा के दोहरान को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, हिंदी में अगर कहा जाता है तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी क्या है? मित्र हैं। यूं देखें आप लोग तो दिखने में, वाक्य में कोई गलती नहीं है। आपने कहा तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी क्या है? मित्र हैं। तो आपने जैसा हिंदी में बोला वैसा ही अंग्रेजी में लिख दिया, तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि यहां पर आप लोग संज्ञा शब्द जो है उसको दोहरा रहे हैं। तो सही कैसे करेंगे आप इसे? योर वाइफ एंड माइन आर फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाइफ शब्द आपने एक ही बार प्रयोग लिया, दोबारा इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। योर वाइफ एंड माइन आर फ्रेंड्स। और यही होता है सर्वनाम का सही प्रयोग, कि आप लोगों को संज्ञा को दोहरान नहीं करना होता है। राम इज इल, आप चाहें तो यहाँ ही की जगह पर क्या लिख सकते हैं? राम। लेकिन राम लिखने पर हमको क्या मिलेगी? मोनोटोनी हो जाएगी सेंटेंस के अंदर। तो हम क्या कर देंगे? राम की जगह ही लिख दिया। राम इज इल, ही विल नॉट कम टुडे। तो यहाँ पर आपने संज्ञा के स्थान पर ही को लिखा, तो ही जो है ये क्या बन जाता है? आपका सर्वनाम बन जाता है। समझ गए आप लोग? तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लिए जाते हैं। और सर्वनाम भाषा में क्यों अस्तित्व में है? ताकि हम संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराएं नहीं, उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? सर्वनाम उन्हें आप लोग कहेंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। लिख रहे हैं तो आप वीडियो को बाद में दोहरा करके लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कुछ वाक्यों की। मैंने क्या कहा है? लेट अस फाइंड आउट प्रोनाउन। आपको क्या करना है? प्रोनाउन ढूंढना है इन सक्सीडिंग सेंटेंसेस। ये कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, आप लोगों को इन वाक्यों में सर्वनाम की पहचान करनी है कि इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हर मदर इन्वाइटेड रमन एंड मी टू लंच। ठीक है, सोचते रहिएगा आप लोग, बताते रहिएगा, क्या हर यहाँ पर सर्वनाम है? क्या मी यहाँ सर्वनाम है? क्या लंच सर्वनाम है? ही सेव्ड मी, इसमें क्या होगा? द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू प्ले इन द ग्राउंड, इस वाक्य में कौन से शब्द सर्वनाम है? योर्स इज अ न्यू कार, आई विल टेक आइदर ऑफ द वेज, आई नो दिस पेन बिलोंग्स टू यू, आई माई सेल्फ सॉ हर देयर, दिस इज आवर कंट्री, सच वॉज हर फेट। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं इनमें सर्वनाम को ढूंढना।
हमने कहा मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच। इस वाक्य में आपका सर्वनाम जो है वो क्या है, मी है। यदि आप ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर हर शब्द सर्वनाम है तो आप गलती कर देंगे। वो क्यों नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं ही इज योर प्रोनाउन एंड मी इज योर प्रोनाउन। द प्रिंसिपल अलाउड, यहां पर हर शब्द आपका सर्वनाम है, मी शब्द आपका सर्वनाम होगा। योर्स इज अ न्यू कार, इसमें योर्स आपका एक सर्वनाम शब्द है। आई सर्वनाम शब्द होगा। आई विल टेक आइदर ऑफ द वेज, इसमें शब्द आइदर जो है वो भी क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। यहाँ बात करेंगे आई इज अ प्रोनाउन। आई नो दिस पेन बिलोंग्स टू यू, यू भी एक सर्वनाम शब्द है। बहुत से लोग दिस को मान लेंगे कि बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि दिस जो है वो एक सर्वनाम है, मगर यहाँ नहीं है। दिस इज अ प्रोनाउन बट इन दिस सेंटेंस दिस इज नॉट प्लेइंग रोल ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आई की बात करते हैं। इस सेंटेंस के अंदर आई आपका प्रोनाउन है, माई सेल्फ आपका प्रोनाउन है, हर आपका प्रोनाउन है। इस वाक्य में देखेंगे तो दिस आपका सर्वनाम होगा। इस वाक्य में देखेंगे तो सच जो है वो आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने अंडरलाइन करा है कि कौन कौन से शब्द प्रोनाउन की तरह प्रयोग लिए जाते हैं। कुछ जगह हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पर दिस को प्रोनाउन नहीं माना, जबकि यहाँ हमने दिस को सर्वनाम माना है। ऐसा क्यों? यहाँ हमने हर को सर्वनाम नहीं माना, लेकिन यहाँ हमने हर को सर्वनाम माना है, यहाँ नहीं माना है, यहाँ मान लिया है। ऐसा क्यों? वो कौन सी स्थितियाँ हैं जो हर को कभी सर्वनाम बनाती हैं, कभी नहीं बनाती? वो कौन सी स्थितियाँ हैं जो दिस को कभी प्रोनाउन बना रही हैं, कभी नहीं बना रही हैं? इन सब के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हम बात करते हैं अब सर्वनाम के प्रकार की। सर्वनाम शब्द जो हैं वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी के ही एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक है वो? डिटरमिनर। डिटरमिनर्स जितने भी हैं उनके साथ कंफ्यूजन होता है सर्वनाम शब्दों का। कैसे होगा? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने किया हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को जानने के लिए कि हम अभी कितना जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर कि हमारे सर्वनाम शब्दों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। व्हाट कैन बी द टाइप्स? देखिए इसमें पहला प्रकार हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपको हिंदी में आवश्यकता है तो आप लिख लें पर्सनल प्रोनाउन जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसे हम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। एम्फैटिक दबाववाचक कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव इसे हम विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक कहा जाता है। इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक कहते हैं। रिलेटिव को संबंधवाचक कहा जाता है। इंडेफिनेट को अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। और रेसिप्रोकल को परस्परवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये सर्वनाम कितने हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको यहाँ मैंने लिखे हैं कितने प्रकार सर्वनाम के? 9 प्रकार। कुछ पुस्तकें आपको क्या दे सकती है? 11 प्रकार सर्वनाम के दे सकती है। वो 11 जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन को अलग 3 भागों में बांट देते हैं, इसीलिए वो 11 हो जाते हैं। एक ये और 2 दूसरे आप उन्हें कहें, वो अभी हम पढ़ लेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि दूसरी पुस्तकें 11 कैसे दे रही है और हम 9 पर ही कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड रेसिप्रोकल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो कौन कौन से होंगे?
पर्सनल प्रोनाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव ये हमें कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है, इंटरोगेटिव, रिलेटिव। बाकी ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान लेंगे कि दीज आर प्रोनाउंस, मगर रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये चार जो है ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको किन के साथ में, डिटरमिनर्स जो होते हैं उनके साथ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन वैसे तो ये शब्द निश्चित हैं, लेकिन कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने मार्क कर दिए हैं, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर रीट बट फॉर सेक ऑफ ऑल एग्जाम्स, राइट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए पर्सनल का मतलब है व्यक्तिवाचक, हम लोगों ने बात करी, तो ऑब्वियसली ये व्यक्तियों के बारे में ही हमें जानकारी देगा, ठीक है। क्या होता है, देखो पर्सनल प्रोनाउन, देखिए पर्सनल प्रोनाउन की जब बात करें हम लोग, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आपको क्या कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन वर्ड दैट वी यूज फॉर पर्सन्स। खास तौर से जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ये पर्सन्स के लिए प्रयोग लिए जाते हैं, व्यक्तियों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्पीकर का, ये तीन प्रकार के होते हैं, ये होते हैं कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, ये हैं कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन। फिर हम बात करते हैं तो ये कौन से हैं, सेकंड पर्सन, और ये होते हैं क्या, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन ये होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन कौन से हैं, आई और वी, ये दोनों ही शब्द फर्स्ट पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर का मतलब है बोलने वाला, जो बोलता है वो स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, आई, फर्स्ट पर्सन। अगर हम दो लोग हैं और बात कर रहे हैं तो हम क्या हैं, वी, मतलब फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, सेकंड पर्सन, यू। और यदि हम दो लोग मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट हुम वी टॉक, ये छोटे रूप में लिखा है मैंने, ये क्या है, अबाउट। वैसे आप सभी जानते हैं, आप लोग चैटिंग करते हैं, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होगा, ही, शी, इट और दे, ठीक है। इनमें से सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिंगुलर की बात करते हैं तो ही, शी और इट, ये जो हैं ये सभी क्या हैं, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। जब हम बात करते हैं किनका, प्लूरल कौन कौन से इसमें से हो सकते हैं, तो प्लूरल इज ऑलवेज वी, यू एंड दे, ये सभी बहुवचन होंगे। क्या रह गया आपके पास में, आई। आई दोस्तों दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लगता है एक ही व्यक्ति के लिए, लेकिन इसकी क्रियाएं बदल जाती हैं। ये एक वचन भी हो सकता है, ये बहुवचन भी माना जाता है। ये सिंगुलर माना जाएगा कहाँ पर, पास्ट टेंस में, और प्लूरल जो है ये माना जाता है कहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो है इसमें इसको हम क्या मानते हैं, इसे हम प्लूरल मानते हैं, इसके साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाएगी। और सिंगुलर होगा ये कौन से टेंस में, पास्ट में, इसके साथ में एक वचन क्रिया लगाई जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टेंसेस पढ़ेंगे तब और इस पर हम बात करेंगे। ये जो तीनों पर्सन हमने बात करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पर्सन को आप तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इन्हें सब्जेक्ट बना सकते हैं, आप इन्हें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप इन्हें अधिकार बताने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। कैसे, एक छोटा सा टेबल देखिए मैंने करा है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव, समझ गए आप लोग। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव, मतलब वे शब्द जो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में लिए जाएं वो क्या कहलाते हैं, नॉमिनेटिव, या आप उन्हें सब्जेक्टिव कह सकते हैं, राइट। एक परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। तो सब्जेक्टिव, फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग लिए जाते हैं, पजेसिव। तो दोस्तों पजेसिव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो अधिकार बताने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं। यदि ऐसा कोई शब्द है जो अधिकार बताने के लिए प्रयोग लिया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, पजेसिव कहलाता है, अधिकारवाचक कहलाता है। नॉमिनेटिव की बात करें, जैसे फर्स्ट पर्सन में हम चले, आई, इसका ऑब्जेक्टिव मी,
इसका पॉजेसिव माइन। बहुवचन में करें तो वी, फिर अस, आवर्स। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लग रहा है, एस लग रहा है। यू, योर्स, ठीक है, ही, हिम, हिज। यहाँ आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ शी, हर, फिर यहाँ पर आ जाएगा दे, देम, देयर्स। ठीक है, और आपका एक और क्या रह जाता है यहाँ पर, इट और इट्स। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों के क्या हो गए हैं, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। इसको एक टेबल बना करके अपन लिख लेते हैं सही तरीके से। भाई बात करते हैं हम जब किसका, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो देखिए बात करेंगे तो आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या है आपके सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। वी का जो ऑब्जेक्ट है वो अस होगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम। शी का ऑब्जेक्ट हर। दे का ऑब्जेक्ट देम। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। पॉजेसिव में बात करते हैं दोस्तों, तो पॉजेसिव क्या होते हैं, देखिए माइन, आवर्स। लेकिन माइन के साथ आप कई बार इस शब्द को भी पढ़ते हैं, किसे, माय। और यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, आवर का। हम बात करते हैं किस शब्द का, आवर शब्द का हम बात करते हैं कि ये शब्द जो है एक तो आवर्स हो गया और दूसरा क्या है, आवर। यहाँ बात करेंगे यू के लिए तो योर्स और योर। हिम के लिए बात करते हैं तो दोनों ही जगह पर ये हिज रहेगा। हर के लिए बात करेंगे हर और हर्स लिखा जाता है। देम के लिए जब हम बात करते हैं तो देयर्स और देयर लिखा जाता है। इट के लिए बात करेंगे तो इट एक ही जगह आएगा, इस जगह पर, यहाँ नहीं आएगा। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है उस पर हम बात करते हैं। देखो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इट्स ओके। जब हम बात करते हैं इसका पॉजेसिव का, हमें कन्फ्यूजन कहाँ होगा, पॉजेसिव में, क्योंकि आप लोगों को क्या दे रखा है, हर भी दे रखा है, सॉरी यहाँ पर हर्ष करिएगा, हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर हर्ष भी दे रखा है, हर भी दे रखा है, योर्स भी दे रखा है, योर भी दे रखा है, देयर्स भी दे रखा है, देयर भी दे रखा है। तो इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होगा, आपको कैसे पता लगेगा कब माइन लगाना है, कब माय लगाना है। कैसे पता लगेगा कि यहाँ योर्स लगाना है, यहाँ योर लगाना है, या एग्जैक्टली इन दोनों में आपस में डिफरेंस है क्या। देखो इससे तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्या डिफरेंस है। देखो आप लोगों ने देखा होगा सेंटेंस जैसे कि दिस इज माई बुक, और या आप एक वाक्य इस तरह से लिखते हैं, दिस बुक इज माइन। ठीक है, आपने यहां पर देखा हो, यहां आप लिख रहे हैं माय, यहाँ आप लिख रहे हैं माय, और यहाँ पर आप लिख रहे हैं माइन। लेकिन दोनों ही वाक्यों में किसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, बुक की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो कई बार अधिकारवाचक शब्द जो होता है संज्ञा उसके साथ होती है, और कई बार अधिकारवाचक शब्द के साथ में संज्ञा नहीं होती है, वो उससे पहले ही दे दी जाती है। जब भी संज्ञा अधिकारवाचक के पहले दी गई है तो आपको जो मैंने पहली टेबल में लिखाए थे कौन से शब्द, माइन, योर्स, ठीक है, हर्स, जो कि आप लोगों के क्या थे, एस वाले शब्द थे, आप इनका प्रयोग करते हो यदि संज्ञा पहले दी गई है। और यदि संज्ञा बाद में आ रही है अधिकारवाचक के, तो आप इधर वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, माय, योर, हर, देयर,
आवर, इस तरह के जो शब्द हैं इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए मैं आपको नोट करवा देता हूं। ये देखिए यहां पर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई, माइन, योर, योर्स, इनमें आपस में अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, एक मिल रहा है प्रोनाउन और एक मिल रहा है डिटरमिनर्स। हमने शुरुआत में ही कहा था कि प्रोनाउन जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा, किसके साथ में, डिटरमिनर्स के साथ में आपको कंफ्यूज कर देता है। देखो अधिकारवाचक सर्वनाम और अधिकारवाचक डिटरमिनर्स, ये दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द सर्वनाम है और कौन सा डिटरमिनर है, वैसे ये निश्चित है। When noun is used before possessive case, आपने जो भी अधिकारवाचक लिखा है यदि संज्ञा उसके पहले आ रही है तो आपको क्या लिखना है, और या आप यूं कह लीजिए we use a verb after possessive, आप possessive के बाद क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, possessive pronoun का। possessive pronoun कौन से हैं, mine, ours, yours, hers, his और theirs। याद रखिएगा यहां पर इट्स नहीं लिखा गया है, मतलब इट्स का प्रयोग सर्वनाम की तरह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, माइन इज अ न्यू कार, वर्ब माइन इज अ न्यू कार, इसके तुरंत बाद मैंने वर्ब लगा दी, दिस बैग इज माइन, संज्ञा पॉजेसिव के पहले लिखी जा रही है। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स का प्रयोग आप कब करते हैं, व्हेन नाउन इज यूज्ड आफ्टर पॉजेसिव केस। तो आप पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं, जैसे माय, आवर, यूअर, हर, हिज, देयर, और याद रखिए यहां पर क्या लिखा है, इट्स लिखा है। इट्स प्रोनाउन में नहीं आता है, इट्स किस में आएगा, हमेशा डिटरमाइनर में आएगा। जैसे दिस इज माय बैग, ये संज्ञा बाद में आ रही है अधिकारवाचक के। आपके नोट डालने के लिए लिखा है यहाँ पर, इट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज पॉजेसिव डिटरमाइनर। क्लियर। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग स्कूल टाइमिंग में जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो अंत में क्या लिखते हैं हम, योर्स ओबीडियंटली, करेक्ट, यही लिखा है आप लोगों ने। या अगर आप में से किसी ने इस तरह का प्रयोग लिया है, योर्स ओबीडियंटली, या आप में से किसी ने योर ओबीडियंटली का प्रयोग किया है, बताइए कमेंट में बताएं आपने इन तीनों में से क्या प्रयोग लिया है, योर्स या ये योर्स या ये योर शब्द का आपने प्रयोग किया है। अगर आप इसका प्रयोग करते थे तो आप बिल्कुल गलत होंगे, इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। अगर आपने इसका प्रयोग किया है तो भी आप क्या हैं, आप गलत हैं, क्योंकि ये जो है इसे हम एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं और इसका प्रयोग हम लोग प्रोनाउन के साथ नहीं करते हैं। एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं किया जाता है। ये अगर आप लिखते हो तो ये आपका सही माना जाएगा, यही आपका सही शब्द होगा। अब हमने हमेशा योर्स ही क्यों लिखा, यूअर लिखने पर गलत क्यों हो रहा है, बताएं, सोचें। एप्लीकेशन में हम लोगों ने जब भी लिखा है तो हम लोगों ने हमेशा योर्स ही लिखा है, हम लोगों ने यूअर ओबीडियंटली क्यों नहीं लिखा है, क्या कारण है इसके पीछे, बता सकते हैं आप, सोच सकते हैं आप। देखिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं इसके बारे में कि हमने ऐसा क्यों किया है। हमने क्या कहा, यूअर शब्द जो है वो किसकी तरह प्रयोग लिया जाएगा, पॉजेसिव डिटरमाइनर की तरह। और आपने देखा है कि पॉजेसिव डिटरमाइनर के बाद हमेशा आपको क्या चाहिए, संज्ञा की आवश्यकता होती है। और हमने ये देखा योर्स जो है वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में संज्ञा नहीं चाहिए, हमें इसकी संज्ञा क्या चाहिए होती है, पहले चाहिए होती है। ठीक है, आप जब भी एप्लीकेशन लिखते हो आप ऊपर ही लिख देते हो, आई बैग टू से, या आई एम स्टूडेंट ऑफ XYZ क्लास, आई नीड लीव ऑफ दिस मच ऑफ डेज, राइट। अब आपने अपने आप को ऊपर ही डिफाइन कर दिया है। अब आप जैसे ही वहां पर लिखते हैं क्या, योर्स ओबीडियंटली, तो आपको योर्स इसलिए लिखना है क्योंकि आपका नाम ऊपर आ गया, संज्ञा दोहराई नहीं जानी चाहिए, तो आपने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया।
अगर आप यूअर लिखेंगे तो इसके बाद में आपको नाम लिखना पड़ेगा या आपको संज्ञा लिखनी पड़ेगी। तो हमने कर दिया यहाँ योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ये मेरी संज्ञा आ गई योर के बाद। आप ओबीडियंट नहीं है, हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, आप केवल इतना भी लिख सकते हैं योर स्टूडेंट, फिर आप नीचे अपना नाम लिख दें अमित अग्रवाल, राइट। अगर आप योर लिखेंगे तो आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। तो इस स्टूडेंट को ना लिखना पड़े इसके लिए हमने क्या लिख दिया योर्स, और इसके बाद में आप लोगों ने योर्स ओबीडियंटली करा, अपना सीधा नाम आप लिख देते हैं। तो शुरुआत में क्या कहा था, संज्ञा का स्थान पर क्या लगता है, सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो ये आपने यहाँ पर स्टूडेंट का रिपीटेशन रोक लिया। गेटिंग दिस, समझ आ गया आप लोगों को कि योर्स का प्रयोग जो है वो हमने स्कूल टाइम के अंदर एपिस्ट्रॉफ के साथ क्यों नहीं किया। यहाँ पर आप और समझ सकते हैं, इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लें आप लोग। देखिए एपिस्ट्रॉफ एस इसे बोलते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड विद पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। देखिए योर्स ये गलत है, हर्स, योर्स ओबीडियंटली ये गलत दिखाया गया है, आप देख सकते हैं बड़ा आसानी से, ये मैंने गलत कर दिया है यहाँ, ठीक है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में कभी भी आप लोग किससे नहीं लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन से में जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या पूछा था, एक बार परीक्षा में आया था, 4 ऑप्शन है, इनमें से नॉमिनेटिव केस को पहचानिए, और उसने आपको वहां पर ऑप्शन दे दिए थे इस तरह से, आई, वी, यू, हर। एक ऑप्शन आप लोगों को दे दिया था क्या, मी, अस, यू, हिम। एक ऑप्शन दे दिया था आपको जैसे माय, आवर, देयर, हर, और एक ऑप्शन हमको दे दिया था वहाँ पर आई, दे, शी और ही। और आप लोगों से पूछा गया था फ्रेंड्स कि इनमें से नॉमिनेटिव केस कौन सा है। जिसने पहचान लिया था कि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक ही होता है तो उसने तुरंत इसे जवाब दे दिया, और जो नहीं पहचान पाया कि नॉमिनेटिव का मतलब क्या है तो वो इन चारों ऑप्शंस के अंदर उलझकर रह गया था, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था, किसके अंदर, आप लोगों को पूछा गया था एक परीक्षा में कि नॉमिनेटिव केस को पहचानिए, राइट। चलिए अगले प्रकार पर हम बात करते हैं। जो अगला प्रकार हमें दिया गया है वो प्रकार हमें दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा मैंने कहा रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब जो स्वयं के बारे में आपको बताता है। देखिए ये भी यही कह रहा है, वर्ड दैट रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब, वो शब्द जो किसी क्रिया के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसकी पहचान बड़ी ही आसान है। देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, ये सभी एक वचन है इसलिए इनके अंत में सेल्फ लगाया गया है। बहुवचन हो गया तो आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। आप देख सकते हैं यूअर के साथ में सेल्फ भी लगा है, यूअर के साथ में सेल्व्स भी लगा है। ऐसा इसीलिए जब यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और जब यू का प्रयोग एक से अधिक के लिए होगा तो हम वहां पर सेल्व्स शब्द का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, देख सकते हैं आप, सेल्फ भी लिखा है और सेल्व्स भी लिखा है, दोनों में डिफरेंस किसका है, यू कैन बी यूज्ड फॉर वन पर्सन ऑल्सो, देन विल यूज सेल्फ, एंड इफ यू इज कमिंग फॉर मोर देन वन वी यूज सेल्व्स, ठीक है। इनका हिंदी में अर्थ बात करें तो मैं खुद, तुम खुद, वह खुद, वे खुद, इस तरह का हिंदी शब्द आपका बनता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे क्वारल्ड देमसेल्व्स, वे आपस में, वे स्वयं लड़ पड़े, देमसेल्व्स। शी बर्न्ट हरसेल्फ, उसने खुद को जला लिया, खुद को, स्वयं को, हरसेल्फ।
यू शुड डू योर ड्यूटी योर सेल्फ, तुमको अपना काम स्वयं खुद करना चाहिए। दैट इज, हमने क्या कहा, रिफ्लेक्ट करता है किसको, सब्जेक्ट को। यहाँ देखो योर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है यू को, हर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है शी को, देम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है दे को। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हालांकि यहाँ से हमें बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं, बहुत ही कम परीक्षाएं जिनमें रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यदि आप बैंक और एसएससी में हैं तो रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन वो भी एरर स्पॉटिंग में होगा, दैट विल नॉट बी इन फिलिंग्स अप। ठीक है, और रीड के अंदर इसका प्रश्न न के बराबर चांसेस है बनने का। दूसरा प्रकार देखते हैं, थर्ड टाइप इज इम्फैटिक। इम्फैटिक जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इम्फैटिक जो है उसका हिंदी क्या होता है, दबाववाचक। इम्फैटिक ये शब्द बनाया गया है एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना। एम्फेसाइज एक क्रिया है और इम्फैटिक शब्द यहाँ किसका काम कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। आप जब भी शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द को पढ़ने के साथ साथ उसका पार्ट ऑफ स्पीच को भी पहचानिए कि वो क्या दिया गया है। तो इम्फैटिक जो है वो किसकी तरह प्रयोग लिया जा रहा है, एडजेक्टिव, विशेषण की तरह। इसकी क्रिया जो है वो क्या होगी, एम्फेसाइज होगी। तो दबाववाचक, और कुछ अलग नहीं है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपके निजवाचक प्रोनाउन, उनको जब आप एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तभी हम उन्हें क्या कहते हैं, तभी हम उन्हें क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन हम उन्हें नाम देते हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, किसी सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे आई माई सेल्फ सो हर देयर, मैंने खुद उसे वहां देखा। अब आप कह रहे हैं मैंने खुद देखा, ऑब्वियसली आपने देखा, आप ही ने देखा है, लेकिन आप जब दबाव डालें, मैं खुद देखा, दैट इज व्हाट, माई सेल्फ। द किंग हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर, राजा खुद उपस्थित थे वहां पर, राजा उपस्थित थे और राजा खुद उपस्थित थे। अल्टीमेटली द किंग वॉज देयर बट यू एम्फेसाइज्ड ऑन किंग, कि खुद स्वयं उपस्थित थे। वो स्वयं के लिए आपने किसका प्रयोग कर लिया, हिमसेल्फ का। यदि कोई शब्द जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हैं तो सामान्यतया ये क्या बन जाएंगे, एम्फैटिक, और यदि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव। ओके, यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न आपको नहीं बनता है, फिर भी आप जानकारी के लिए इसे रखिए कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फिर हम अगले स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ के बारे में, डिफरेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में आपस में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम ऑफ अ वर्ब, जैसे राम रूइंड हिमसेल्फ, तो ये रूइन का क्या बन जाता है आपका, ऑब्जेक्ट, कि किसको बर्बाद कर दिया राम ने, खुद को बर्बाद किया भाई, तो खुद के लिए क्या लिख दिया आपने, हिमसेल्फ लिख दिया। जबकि एम्फैटिक कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जबकि एम्फैटिक को आप कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं ले सकते हैं, बट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, लेकिन ये किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैसे, He lives in this house by himself, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वो इस घर में स्वयं ही रहता है, ठीक है, खुद ही जीवन यापन करता है, तो ये क्या हो गया, हिमसेल्फ, की वह स्वयं यहाँ पर रहता है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। दैट इज द डिफरेंस। ये जानकारी आपको सेकंड ग्रेड के लिए चाहिए यदि आप अंग्रेजी से देते हैं, वहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस से क्वेश्चंस बन जाते हैं। Reflexive can be used as a subject. Emphatic cannot be used as subject either, but can be used just after the subject. ये can है ना, लेकिन आप इसका प्रयोग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, तुरंत सब्जेक्ट के बाद। जैसे आप कहते हैं माई सेल्फ सॉ इट, तो आप ये गलत कर देंगे, माई सेल्फ कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आई सॉ इट आप ऐसा लिखिए, आप क्या कह देते हैं, आई माई सेल्फ सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, ये एम्फैटिक बन गया आपका, आज सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने इसे लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ आप लोगों का।
अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हिंदी में आप इसे कहते हैं विभाजनवाचक सर्वनाम। जो डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है, वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। वर्ड दैट डिस्ट्रीब्यूट्स नाउन, ये वो शब्द हैं जो क्या करते हैं? संज्ञा को विभाजित कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? इसका एग्जाम्पल है जैसे आइदर। आइदर का हिंदी अर्थ होता है 1 out of 2। हिंदी में अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसे करूँगा 2 में से 1। जब भी आपको 2 में से किसी एक को चुनना है तब आप उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आइदर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आइदर ऑफ द 2 bags बिलोंग्स टू मी। ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 बैग हैं और मुझे कहना है कि इन दोनों में से एक मेरा है, तो मैं इसके लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? आइदर, कि आइदर ऑफ द बैग्स, दोनों में से एक मेरा बैग है। ठीक है, दोनों में से एक बैग क्या है? मेरा है। तो मैंने प्रयोग कर लिया क्या? आइदर शब्द को। अब देखिए, आइदर को भी आप 2 तरीके से प्रयोग ले सकते हैं। एक आपने प्रयोग लिया आइदर के बाद में आव लगा दिया, दूसरा आपने आइदर के बाद में सीधी संज्ञा का प्रयोग कर लिया। आइदर स्टूडेंट इज एब्सेंट, अंतर नहीं है अर्थ में। दोनों में से एक बैग मेरा है, दोनों में से एक विद्यार्थी अनुपस्थित है। लेकिन यदि आइदर के बाद ऑव है तो ये किसका काम कर रहा है? सर्वनाम का। और यदि आइदर के बाद तुरंत आपको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। इस स्थिति में ये क्या बन जाता है? डिटरमिनर का प्रयोग कर रहा है, डिटरमिनर की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर आपको परीक्षा ऐसा कह देती है, मान लीजिए एग्जाम के अंदर आप लोगों को ऐसा प्रश्न आ जाता है, परीक्षा आपको ये कहती है कि भैया ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द है, इस अंडरलाइन शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। अगर आपने रट लिया कि आइदर सर्वनाम होता है, तो आप जैसे ही ऑप्शन में प्रोनाउन डिटरमिनर होगा, आप प्रोनाउन को टिक कर देंगे और बड़े राजी हो जाएंगे, ओह हमारा जवाब तो सही हो गया, इतना इजी क्वेश्चन आया। मगर याद रखिए, आपको आइदर आते ही ये देखना है कि क्या आइदर के बाद में डायरेक्ट नाउन है या आइदर के बाद में प्रेपोजिशन दिया गया है। यदि आइदर के तुरंत बाद नाउन है तो ये क्या बन गया? डिटरमिनर। यदि आइदर के तुरंत बाद प्रेपोजिशन है तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं शब्द नाइदर का, नाइदर का होता है नो 1 out of 2। हिंदी में हम बात करें तो 2 में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं नाइदर, नो 1 out of 2। यहां पर भी सेम कैसे? यदि नाइदर के बाद क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ है तो ये प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ द 2 पेन्स इज माइन, दोनों में से कोई पेन मेरा नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 पेन हैं और मुझे पूछा जाता है भाई तुम्हारा पेन इन दोनों में से कौन सा है? दोनों ही मेरे नहीं है, दोनों मेरे नहीं है। इस स्थिति में मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? नाइदर। और यदि आप नाइदर के तुरंत बाद में क्या लिख देते हैं? संज्ञा। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों ही कथन सत्य नहीं है, तो इस जगह पर नाइदर शब्द क्या बन गया है फ्रेंड्स? डिटरमिनर बन गया। सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा? एनी। एनी का मतलब क्या होता है? 2 से अधिक में से एक। 2 से अधिक में से एक, ये क्या था? 2 में से एक, ये क्या है? 1 out of more than 2। जब आप 2, मान लीजिए आप 4 पेन हैं, आपसे पूछ लिया जाए इन चारों में से कौन सा पेन तुम्हारा है, आपको उन चारों में से कोई एक मेरा है, तो 4 में से एक लेना है, तो आप किसका प्रयोग कर लेंगे? शब्द एनी का। जैसे एनी ऑफ द 3 bags बिलोंग्स टू मी, तीनों में से कोई एक बैग मुझसे संबंध रखता है, ये एनी शब्द यहाँ क्या बन गया? आपका प्रोनाउन। एनी भी डिटरमिनर हो सकता है लेकिन इस अर्थ में नहीं होता है। जब एनी डिटरमिनर होता है तो इसका अर्थ बदल के कोई हो जाता है। इस अर्थ में एनी केवल प्रोनाउन की तरह ही प्रयोग लिया जाएगा। इसी का साथी है नन, नो 1 out of more than 2। इसी का ऑपोजिट है ये 2 से अधिक में से कोई नहीं।
ठीक है, यहां था नाइदर, दो में से कोई नहीं, नन हो गया, दो से अधिक में से कोई नहीं, दैट इज नन। नन ऑफ द 5 पेन्स इज योर्स, पांचों में से कोई भी पेन तुम्हारा नहीं है। देखिए यहाँ योर्स लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि संज्ञा पहले आ गई है इसलिए योर्स लिखा गया। तो नन ऑफ द 5 पेन्स इज योर्स, ये क्या बन गया आपका प्रोनाउन। अच्छा, आपको एक तरीके से और प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा वाला, वो क्या कह सकता है आपको, इस दिए गए वाक्य में कितने सर्वनाम हैं पहचानिए, या गिनती करके बताइए कि कितने सर्वनाम हैं। आपको वहाँ ऑप्शन दिया जा सकता है कि 2 सर्वनाम हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस कैन बी गिवन। आप लोगों को क्या करना होगा, इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने सबसे पहले पहचान लिया कि नन यहाँ पर है, ऑफ द 5 पेन्स इज योर्स। तो इस वाक्य में कितने सर्वनाम हो गए दोस्तों। इस तरह के प्रश्न भी रीट में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक बार आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आइदर, नाइदर, एनी, नन, और इनके अर्थ जो हैं वो ये हमारे सामने हमने लिखे थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं आगे तो उसमें और कौन से शब्द हमारे पास में आते हैं, बहुत, इसका उच्चारण याद रखिएगा, बहुत से लोग इसे बोथ बोलते हैं, क्योंकि फोनेटिक्स के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। अगर आपके उच्चारण सही हैं तो आप फोनेटिक के प्रश्नों को कर सकते हैं, यदि आपके उच्चारण सही नहीं हैं तो फोनेटिक नहीं होगा। इसका जो उच्चारण है दोस्तों वो आप बोथ करते हो, ये बोथ नहीं है, इसे पढ़ा जाता है बोथ, औ का साउंड इसमें दिया गया है, ठीक है, तो दैट इज बाउथ। बाउथ का मतलब क्या होता है, टू। जहाँ दो की बात कर रहे हैं, देखिए जैसे both of the 2 students are careless, दोनों ही विद्यार्थी लापरवाह है, और both the girls are not interested in studies, दोनों लड़कियां पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। सेम केस जो आइदर नाइदर में था, both के तुरंत बाद प्रीपोजिशन है तो ये किसकी तरह प्रयोग लिया जा रहा है, प्रोनाउन की तरह। both के तुरंत बाद में क्या है, नाउन है, तो ये क्या बन रहा है, करेक्ट, डिटरमिनर की तरह यूज किया जा रहा है। ऑल सभी के लिए आता है, ऑल का हिंदी अर्थ हो गया सभी। मोर देन 2, सेम केस होगा, ऑल के बाद ऑफ है तो प्रोनाउन है, ऑल के बाद संज्ञा है तो डिटरमिनर है। ऑल ऑफ देम वर इंटेलिजेंट, वे सभी बुद्धिमान थे, प्रोनाउन। ऑल द मैंगोज वर रोटन, सभी आम जो थे वो सड़ गए थे, डिटरमिनर। क्यों डिटरमिनर हुआ, क्योंकि ऑल के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर, ईच शब्द के बारे में हम बात करें तो ईच का मतलब हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ईच जो है वो क्या होता है, प्रत्येक के लिए प्रयोग लिया जाता है। 2 और मोर देन 2, ये हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए लगेगा, एक के लिए कभी नहीं आएगा। 2 और मोर देन 2 इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल। ईच का प्रयोग आप प्रत्येक के अर्थ में करते हो, आप 2 या 2 से ज़्यादा के लिए ईच को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, आप 5-10 लोग हैं और वहाँ ईच कर रहे हैं, तो वो ईच का मतलब वो व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को कहा जा रहा है। एवरी शोज द एंटायर ग्रुप बट ईच गिव्स अस द इंडिविजुअलिटी, वो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ईच और एवरी में, ठीक है। ईच के साथ भी सेम कंसेप्ट है, यदि ईच के साथ क्या लगा है, ऑफ लगा है, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स ब्रॉट द फीस, प्रत्येक बच्चा फीस लाया है, तो ये प्रोनाउन है, ईच के साथ आव लगा है। लेकिन ईच के साथ आपने आव हटा दिया, ईच स्टूडेंट इज बिजी इन हिज वर्क, प्रत्येक विद्यार्थी अपने कार्य में व्यस्त है, ये क्या बन गया, डिटरमिनर बन गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितने आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, कौन कौन से हैं वो, जैसे आइदर हुआ, नाइदर हुआ, बोथ हो गया, ईच हो गया, ऑल हो गया, यदि इनके डायरेक्ट बाद संज्ञा आ जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, डिटरमिनर की तरह प्रयोग लिए जाएंगे। याद रखना, क्योंकि ये सेंटेंसेस के अंदर जब आते हैं आप लोगों को पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये वाक्य दे दिया जाए आप लोगों को और पूछ लिया जाए ईच स्टूडेंट इज बिजी इन हिज वर्क, इस वाक्य में कितने प्रोनाउन हैं, बताओ। क्या इस वाक्य में 1 प्रोनाउन है, क्या इसमें 2 हैं, क्या इसमें 3 हैं, या इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है।
आंसर कमेंट में चलते रहने चाहिए आपके। ईच स्टूडेंट इज़ बिजी इन हिज वर्क, व्हाट डू यू थिंक? क्या इसका जवाब 1 है, 2 है, 3 है या 0 है? कोई प्रोनाउन नहीं है। सोच रहे हैं आप लोग? ईच स्टूडेंट इज़ बिजी इन हिज वर्क। देखिए ईच के तुरंत बाद में संज्ञा आ रही है, इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनर है। इज़ सर्वनाम होता ही नहीं है, बिजी होता ही नहीं है, इज़ होता ही नहीं है। अब क्या बचा है हमारे पास? हिज बचा है। हिज सर्वनाम हो सकता है, लेकिन हिज के तुरंत बाद में क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है। जब हिज के तुरंत बाद संज्ञा आ जाती है तो ये क्या बन जाता है? डिटर्मिनर बन जाता है। इसका मतलब इस वाक्य का जवाब क्या होगा? डी। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबॉडी? याद रखिएगा, ठीक है। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन और डिटर्मिनर में डिफरेंस करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है नाउन। याद रखिएगा, वो तरीका क्या है? संज्ञा है वो तरीका। क्लियर? अगले टाइप पर बात करते हैं। देखिए अगले प्रकार का सर्वनाम जो है दोस्तों वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक, जो कि संकेत करता है किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी स्थान की तरफ। कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम। और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी शब्द 2 रोल प्ले कर रहे हैं। प्रोनाउन डिटर्मिनर इन सब की तरह यूज हो रहा है। डिफरेंस वही रहेगा, संज्ञा। देखिए दिस इज माई पेन, राइट, और दिस पेन इज माइन। समझ गए? यहां दिस के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो ये प्रोनाउन है। यहां दिस के तुरंत बाद संज्ञा है, दैट इज डिटर्मिनर। दैट, ये दोनों ही शब्द सिंगुलर है, ये दोनों ही शब्द प्लूरल, बहुवचन की तरह इस्तेमाल होते हैं। सच का हिंदी अर्थ है ऐसा, और इसका अर्थ होता है बिल्कुल ऐसा, मतलब सेम टू सेम जिसे आप कहते हैं वो हो गया। तो दिस और दैट अंतर सब में सेम रहेगा। दिस के तुरंत बाद यदि संज्ञा नहीं है तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। दिस के तुरंत बाद संज्ञा है तो वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर। दैट इज योर हाउस, प्रोनाउन हो गया दैट यहां पर, क्योंकि इसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं है। दैट हाउस इज योर्स, ये दैट क्या बन गया? डिटर्मिनर, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आ गया। दीज आर हिज बिलोंगिंग्स, यह उसकी अमानत है। बिलोंगिंग्स मतलब अमानत होता है। दीज के बाद संज्ञा नहीं, प्रोनाउन। दीज मैंगोज आर राइप, ये आम पके हुए हैं। दीज के बाद संज्ञा आ गई, डिटर्मिनर। दोज मैन आर चीट, वो लोग धोखेबाज हैं। याद ध्यान रखिएगा, वो लोग धोखेबाज हैं। लेकिन दोज के बाद यहां पर आपने क्या लगा दिया है? मैन लगा दिया, इसलिए दोज क्या बन गया है? डिटर्मिनर बन गया है। रिदम में मत चलिए। अगर आपने सोच लिया कि दोज प्रोनाउन है तो गलत हो गया तुम्हारा। यहां पर दोज डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। रीड द सेंटेंस, कॉन्सेंट्रेट, अंडरस्टैंड एंड देन आंसर। दोज आर चीटमैन, वो लोग धोखेबाज हैं, मगर दोज के बाद संज्ञा नहीं है, इसलिए दोज क्या बन जाता है? आपका प्रोनाउन। सच वॉज हर फेट, ऐसा था उसका भाग्य। सच के बाद कोई संज्ञा नहीं है, सच प्रोनाउन। सच मैन आर डेंजरस, ऐसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग क्या हैं? खतरनाक हैं। ध्यान रखो, तो सच मैन, मैन बहुवचन कर दिया, इसके बाद संज्ञा आ गई, डिटर्मिनर बन गया। ही इज द सेम एज ही एवर वॉज, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो पहले था, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। तो मैं अब यहाँ पर देखूँ तो सेम शब्द जो है उसके बाद संज्ञा नहीं है, तो ये क्या बन रहा है? प्रोनाउन। लेकिन ही इज द सेम मैन, सेम के तुरंत बाद क्या लगा दी? संज्ञा, तो ये सेम किस में बदल गया? डिटर्मिनर। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है आपको? डिफरेंस ध्यान रखना है प्रोनाउन और डिटर्मिनर में। परीक्षा प्रोनाउन पर आधारित प्रश्न कम पूछती है, डिटर्मिनर ज्यादा पूछती है। लेकिन अगर आप प्रोनाउन और डिटर्मिनर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, डिफरेंस नहीं कर पाओगे, आपका जवाब गलत हो सकता है। क्लियर? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है देख लीजिए। अगला बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। WH वर्ड बहुत सारे हैं, 13, 14, 15 कुछ WH वर्ड्स हमारे पास में है, लेकिन सभी WH वर्ड सर्वनाम नहीं है। WH वर्ड भी 3 जगह बटे हुए हैं, कुछ सर्वनाम हैं, कुछ विशेषण हैं, कुछ क्रिया विशेषण हैं। उनमें से कौन से सर्वनाम है? देखिए, वे शब्द जो किसके बारे में पूछेंगे आपको? संज्ञा के बारे में पूछेंगे। संज्ञा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा इज व्हाट? इट इज पर्सन, प्लेस
और थिंग। तो आपको कौन कौन से शब्द चाहिए WH जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में पूछते हैं? कौन कौन से शब्द देखिए, वॉट। वॉट दो तरीके से प्रयोग हो सकता है। अगर आप वॉट के तुरंत बाद में क्रिया लिखते हैं, वॉट हैव यू बॉट, तुम क्या लाए हो, वॉट के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वॉट क्या है, प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर वॉट के बाद आपने क्या लिख दी है, संज्ञा, वॉट बुक डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, ये डिटर्मिनर बन गया। यहाँ वॉट कौन से का काम कर रहा है, ठीक है। हु, हुम हमेशा प्रोनाउन ही रहेंगे, ये डिटरमाइनर्स कभी नहीं होते। हु हैज टेकन हिम देयर, उससे वहां कौन ले गया, इट इज यूज्ड एज प्रोनाउन। हुम हैज इनवाइटेड, उसने किसे बुलाया है, इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। क्लियर। व्हिच, हिंदी अर्थ होता है इसका कौन सा, ठीक है, हिंदी अर्थ होता है इसका कौन सा। मिट रहा है बोर्ड से, इस तरफ ध्यान न दें आप, ठीक है, कौन सा। तो विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक, विच के तुरंत बाद देखिए क्या संज्ञा है, नो, दैट मीन्स इट इज प्रोनाउन। मगर विच के यहां पर देखिए क्या दिया है, पेन, इट इज अ नाउन, तो विच किसकी तरह यूज हो गया, डिटरमाइनर। आई होप यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट। विच जो है अगर उसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वो सर्वनाम है, विच के तुरंत बाद संज्ञा है तो वो डिटरमाइनर की तरह यूज किया जा रहा है। फिर देखते हैं हुज। हुज का हिंदी अर्थ होता है किसका। रिलेशन बता रहे हैं, दोनों शब्द रिलेशन बताते हैं, इन्हें विस्तार में यानी क्या डिफरेंस है वो हम जब WH वर्ड्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। हुज, हुज जो होता है वो क्या है, किसका के अर्थ में, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट। हुज के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो ये क्या है, प्रोनाउन। लेकिन हुज के तुरंत बाद संज्ञा है तो ये क्या बन गया, डिटरमाइनर। तो हुज इज दैट कार और हुज कार इज दिस, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। टेक ए स्क्रीनशॉट। डिफरेंस ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस ध्यान रखना है कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। फिर आते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेट का मतलब होता है संबंध बताना। जब आप किसी शब्द के माध्यम से संज्ञा का संबंध बताना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ नाउन विद द सब्जेक्ट, किसके साथ, या तो सब्जेक्ट्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ ऑफ द सेम सेंटेंस, दीज वर्ड एक्ट लाइक कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशन कर रहा है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजंक्शन भी काम करता है, क्योंकि ये दो वाक्यों को किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये शब्द कंजंक्शन की तरह भी प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, हु, विच, दैट, हुम, हुज, एज और व्हाट। अब इनका अर्थ बदल जाएगा। हु का अर्थ वैसे होता है कौन, लेकिन यहां हो जाएगा इसका अर्थ जो। विच का मतलब हो जाएगा, चाहे आप जो के अर्थ में लें, जिसके के अर्थ में लें, दैट भी इसी अर्थ में है, होम भी इसी अर्थ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हुज जिसका आप इसे कह सकते हैं। एज का प्रयोग हम जैसा के अर्थ में कर सकते हैं। वॉट का प्रयोग भी जो के अर्थ में कर सकते हैं। जो जिसका जैसा आपका हिंदी जैसा सेट हो जाए आप उसे लिख लीजिएगा, है ना। हु, अब यहां पर हु प्रश्न नहीं बना रहा है, आपको ध्यान क्या रखना है, हु इज नॉट गिविंग यू अ क्वेश्चन मार्क। आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से लौट रही थी। तो ये हु शब्द जो है किसके लिए आ रहा है, वीना जी के लिए आ रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगा, ठीक है। लेकिन हु क्या कर रहा है, जो स्कूल से लौट रही थी, मतलब वीना का संबंध क्या था, स्कूल से लौटने से, और वो संबंध कौन बता रहा है आपको, हु। तो हु क्या बन गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन देखा जाए तो इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने का काम भी कौन कर रहा है, हु। इट इज एक्टिंग लाइक अ कंजंक्शन। नीलू हैड अ बुक विच ही बॉट एट अ शॉप, ठीक है। नीलू के पास एक किताब थी जो दुकान से लेकर के आई, जो दुकान से लेकर आई। द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल, वो पेन जो मेरे पप्पा ने दिया वो बहुत अच्छे से लिखता है, दैट। तो ऐसे तो सभी पेन लिखते हैं, लेकिन कौन से पेन की मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे पप्पा ने दिया, दैट इज दैट। वो पेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन, दैट। पेन को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट। आई हैव सन हुम आई लव वेरी मच, मुझे एक लड़का है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। तो हुम किसके लिए आ रहा है, सन, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए आता है हुम और सब्जेक्ट के लिए आता है हु।
हुज, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना, ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जिसका भाई पटना में रहता है, जिसका भाई। दिस इज द सेम पेन एज माइन, ये बिल्कुल वैसा ही पेन है जैसा मेरा है, जैसा मेरा है। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, जो तुम्हारी इच्छा है वो खाओ, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम खाओ, वो के तो या जो या वो के लिए आपका कर सकते हैं व्हाट का प्रयोग, ठीक है। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, व्हाट यू लाइक, जो तुम चाहो, तो जो। तो ये सभी शब्द यहाँ पर अब प्रश्न की तरह प्रयोग नहीं लिए जा रहे हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ने की तरह प्रयोग लिए जा रहे हैं। ये या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का संबंध बताने के लिए प्रयोग लिए जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव डिटरमाइनर्स होते ही नहीं, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। जब भी ये रिलेटिव की तरह यूज होंगे, दे विल बी ऑलवेज प्रोनाउन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इट सेज। देखिए यहां पर कुछ और शब्द हम बात करते हैं, whosoever, whoever, whichever, whatever, whichsoever, whatsoever, whomsoever are also relative pronoun, ठीक है। who, which, whose ये तो आपने पढ़ ही लिया, लेकिन कई बार आप देखते हैं ना उन सब के आगे so ever लिखा रहता है। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये सब भी क्या हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग क्या होता है, इज यूज इन द सेंस ऑफ एनी और एवरी पर्सन और थिंग, मतलब whosoever, कोई भी हो, कोई भी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से रिलेट करना है तो आप यहां पर क्या लिखते हैं, so ever शब्द को प्रयोग लगा देते हैं। जैसे whoever comes late will be punished, जो भी लेट आएगा सजा मिलेगी, केवल आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी, तो ये whoever लिख दिया। you can do whatever you want, तुम्हारी इच्छा है जो करो, जो करो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, anything के अर्थ में आपने यूज कर लिया whatever। I will take with me whomsoever you choose, तुम जिसे चुनोगे मैं उसे मेरे साथ लेकर जाऊंगा, मतलब किसी को भी आप चुनो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, whomsoever। I have asked him to take whichever he likes, मैंने उससे कहा जो तुझे पसंद ले ले, whichever कोई सा भी ले सकता है। तो ये सभी शब्द कोई से भी के अर्थ में प्रयोग लिए जा रहे हैं, और ये शब्द भी किसका काम कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का, ओके। फिर देखिए अगला, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित नहीं है। वर्ड दैट शोज इंडेफिनेट नाउन, ऐसे शब्द जो किसको दर्शाते हैं, अनिश्चित संज्ञा को दर्शाएं, वो इंडेफिनेट कहलाते हैं। Examples are very clear to us. These are what, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, anyone, anybody, anything, nothing, no one, nobody, all, some, both, any, most, enough, few, many, none, a little, one, other, others, etc. Confusion होगा यहाँ पर। इनडेफिनेट में खूब सारे शब्द ऐसे हैं जो डिटरमाइनर की तरह भी यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ तक के शब्दों की, जब हम बात करते हैं किनकी, इन शब्दों की, तो ये जो शब्द हैं ये इनडेफिनेट ही रहेंगे। ये किसकी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, केवल इनडेफिनेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इधर से लेकर के यहाँ तक के शब्दों की, तो ये सभी शब्द डिटरमाइनर भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। डिफरेंस करने का तरीका एक ही होगा, यदि इनके तुरंत बाद में क्या लग रही है, नाउन, तो ये क्या बन जाएंगे, डिटरमिनर। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, ठीक है, हर एक को अपनी स्टडीज के लिए सचेत रहना चाहिए। एवरीबडी बिलीव्ड हिम, हर एक व्यक्ति ने उसका विश्वास किया। नन बट द ब्रेव डिजर्व द मेडल, और कोई नहीं मगर जो बहादुर है उन्हें मेडल मिलना चाहिए। सम आर बॉर्न ग्रेट, ऑल आर बॉर्न नॉट बॉर्न रिच। सम, कुछ लोग जो हैं वो ग्रेट पैदा होते हैं, लेकिन सभी लोग रिच पैदा नहीं होते, मतलब हर महान व्यक्ति रिच था ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब यहाँ पर सम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा लिख देते हो सम मैंगोज, तो ये सम अब आपका क्या बन जाएगा, डिटरमिनर बन जाएगा। अब ये यहाँ पर सर्वनाम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं
ऑल मैन। तो ये ऑल शब्द जो है ये क्या बन गया आप लोगों का यहाँ पर डिटर्मिनर बन गया, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम है क्योंकि यहाँ संज्ञा है, यहाँ संज्ञा नहीं है। फ्यू वर हर्ट, मैनी एस्केप्ड। कुछ लोगों को चोट लगी लेकिन कई बचकर भाग गए या बच गए। फ्यू के बाद संज्ञा नहीं है, मैनी के बाद संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर आप लिख देते हैं फ्यू बुक्स, ये आपका डिटर्मिनर बन गया। अगर आपने लिख दिया मैनी बॉयज, ये आपका डिटर्मिनर बन गया। ओनली राकेश कैन रिमेन हियर, केवल राकेश यहाँ ठहरेगा। अदर्स में गो होम, अदर्स बाकी हारे घर जाओ। अदर्स में गो होम, बाकी सभी क्या करें, घर चले जाएं। तो ये सभी क्या हैं आपके इंडेफिनेट हैं। और याद रखिए इनमें कुछ शब्द बहुत, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, अदर, अदर्स, ये डिटरमाइनर में फिर आ जाएंगे आपके, लेकिन इनके बाद यदि संज्ञा आ रही है तो ये डिटरमाइनर बन जाते हैं। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन, यह डिफरेंस मैंने आपको यहां समझा रखा है, देख सकते हैं आप। ऑल, सम, बहुत, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर विल बी यूज्ड एज डिटरमिनर इफ दे प्रीसीड नाउन। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। ये डिटरमिनर है यदि ये किसको प्रीसीड करते हैं, संज्ञा को। जैसे आई विल टेक यू देयर वन डे, वन यहां पर डिटरमिनर बन गया। एनी फूल कैन डू दिस, एनी। ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू संज्ञा आ रही है। सम मिल्क संज्ञा आ गई। मैनी क्रिमिनल्स संज्ञा आ गई। तो ये सभी शब्द डिटरमिनर्स बन गए। क्लियर, फाइन, ओके, हियर वी गो द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा अगला स्लाइड होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। रेसिप्रोकल, ये क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। हिंदी में कहते हैं परस्परता, एक दूसरे आप इसे कहें। दो ही शब्द हैं इसके लिए, ईच अदर, वन अनदर, और दोनों का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, एक दूसरे। कॉमन सा सेंटेंस है, अभी हम बात करते हैं। जैसे ईच अदर का प्रयोग आप करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ईच अदर का प्रयोग केवल किसके लिए होगा, दो के लिए। वन अनदर का प्रयोग हमेशा किसके लिए होगा, मोर देन टू के लिए। आपने ये वाक्य कई बार पढ़ा होगा, खुद के लिए प्रयोग लिया होगा। दे आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो आपने हमेशा वहाँ ईच अदर ही क्यों लगाया, आपने वन अनदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप दो लोगों की ही बात कर रहे हैं, हम दो के लिए ही कह रहे हैं कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, तो वहाँ दो ही लोग हैं इसलिए ईच अदर लगा रहे हैं। द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर इन द क्लास, ठीक है। वन अनदर क्यों, क्योंकि क्लास में दो से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो ये आपने वन अनदर का प्रयोग कर लिया। क्या कह रहा है देखिए, ईच अदर एंड वन अनदर कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, दे कैन बी ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब और प्रेपोजिशन। याद रखिएगा, अगर आप किसी वाक्य को ईच अदर से शुरू करना चाहते हैं, दैट ईच अदर विल गो देयर, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या आप इस तरह से वाक्य लिखना चाहते हैं कि वन अनदर हैज़ गॉन, तो ये नहीं हो सकता। आप इन्हें सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ओनली। फाइन, सो दिस वाज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। कुछ बुक्स जो हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन को अलग कर देती हैं और इट को इम्पर्सनल करके अलग कर देती हैं, और वो 11 हो जाते हैं, और हमने बात करी है किसकी, 9 की। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम बात करते हैं क्या, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने कक्षा ज्वाइन करी। आपको क्या बनना है, बी वाइवेशियस। वाइवेशियस का मतलब होता है एनर्जेटिक। यू मस्ट हैव सो मच ऑफ एनर्जी इन यू कि आप खूब सारा पढ़ें, पढ़ने में थके नहीं। डोंट बी डोलड्रम्स। डोलड्रम का मतलब क्या होता है, आलसी हो जाना। इसको याद करने का तरीका क्या है, डोल, ड्रम। डोल मतलब मैं करूं याद करने के लिए तो डांस करना, ड्रम मतलब क्या हो गया, ढोल। आपने शादियां अटेंड करी होगी, शादियों में देखा होगा ढोल बज रहा है, कुछ लोग नाच रहे हैं और कुछ लोग बस यूं हाथ करके खड़े हैं, राइट। और जब आप उन्हें बोले अरे न था को सोगन मैं न नाचूं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डोल पर, वो ड्रम के ऊपर क्या नहीं कर सकता है, डोल नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, डोल ड्रम है। मतलब क्या है, आलसी। तो आपको क्या नहीं बनना है, आलसी। आपको ड्रम के ऊपर डोलना है, तब आप डोल ड्रम नहीं बनेंगे। नो योर वीकनेसेस।
अपनी कमजोरियों को पहचानिए और कमजोरी पर काम करिए। जब वो ताकत बनेंगी तभी आप जीत सकते हैं। एंड आई नो आपकी वीकनेस जो है वो क्या है, इंग्लिश। और अगर आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो वो इंग्लिश आपकी ताकत बन जाएगी, आपकी वीकनेस नहीं रहेगी। ओके एवरीबॉडी, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कुछ आप कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में से जरूर लिखिए। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट जय भारत ऑनलाइन क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करिए। नीड योर सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू।